नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो में आज सबसे पहले बात करेंगे गणेश चतुर्दशी की, यानी कि गणेशोत्सव का आखिरी दिन, जब बापा की पूजा के बाद उन्हें विदा किया जाता है। देश भर से आप ये नज़ारा देखते हैं। खासतौर से मुंबई में आज के दिन पांव रखने की जगह नहीं होती है। लोग नाच गाकर झूमकर बापा को विदा करते हैं। लेकिन किस तरह से कोरोना काल में बापा को विदा किया गया, सबसे पहले आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार उत्सव का आयोजन उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अपने घरों पर ही गणपति विसर्जन किया। क्योंकि कोरोना का खतरा है, इसलिए इस बार प्रशासन की ओर से खास ध्यान रखा गया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। हालांकि लोग खुद ही एहतियात बरतते नजर आए। ये मुंबई के जुहू बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने बापा को इस तरह से विदा किया। पुलिस की देखरेख में गणपति विसर्जन संपन्न हुआ। और अब आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसकी गुत्थी हर दिन उलझती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पहले दावा किया था कि उन्हें सुशांत की मानसिक बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे वो गलत बता रहे थे। लेकिन इस पर सवाल उठाता हुआ प्रियंका, यानी कि सुशांत की बहन, और सुशांत के बीच की कुछ बातचीत सामने आई है, जहां उनकी बीमारी को लेकर इसमें बात हुई है। इसी के साथ ही सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने आरोप लगाया है कि सुशांत की बहनों की नज़र सुशांत की प्रॉपर्टी पर थी। 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ जाने की तैयारी कर रही थी, उसी दिन सुशांत की बहन प्रियंका सुशांत को चैट पर दवाइयों की सूची भेज रही थी और ये भी बता रही थी कि कौन सी दवाई कब लेनी है। ये लिब्रियम और क्लोनाज़ेपैम जो दवाइयाँ हैं वो अक्सर एंजाइटी के लिए दी जाती हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक होते हैं या किसी को एंजाइटी होती है, तभी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। डिप्रेशन और पैनिक अटैक से जुड़ी इन दवाइयों के उल्लेख से साफ है कि परिवार को सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक बीमारी की जानकारी थी। लेकिन अब तक परिवार इस बात से खुद को अनजान बताता रहा है। इस बीच मामले में आरोपी और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील ने आरोप लगाया है कि बहनों की नज़र सुशांत की प्रॉपर्टी पर थी। श्रुति मोदी से सीबीआई ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। 26 नवंबर को उनसे सारे सुशांत की प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पेपर्स, अकाउंट्स वो सब मांगे गए थे। किसने मांगे थे? उनकी बहनों ने, तीनों बहनों ने मांगे थे। और चूंकि सुशांत का जो है कोई उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं था। बहनों में कौन कौन थी वहाँ पे? प्रियंका और बाकी 2 जो हैं। तो जब इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं था तो इन्होंने जो है बिल्कुल मना कर दिया। दरअसल इनकी बहनें जो है वो चाहती थी कि सुशांत जो है परमानेंट बॉम्बे छोड़ के और चंडीगढ़ उनके साथ चला जाए। और उसी हिसाब से जो है उन्होंने 27 तारीख की जो है बोल के इनसे बुकिंग करवाई थी। 27 की 4 जन की जो है बिजनेस क्लास की टिकट्स थी। इधर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 12वें दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता पिता से लंबी पूछताछ की। इस दौरान हमेशा की तरह सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव और सैमुअल मिरांडा को भी बुलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने लगातार दूसरे दिन गौरव आर्या से पूछताछ की। इस बीच ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी एक्शन में आ चुकी है। एनसीबी ने एक शख्स को पकड़ा है जिसका कनेक्शन बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट से होने का शक है। मुंबई से कैमरामैन ईश्वर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में आज इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जेईई मेंस की परीक्षा हुई। कोरोना काल में होने वाली ये पहली बड़ी परीक्षा रही। एंट्रेंस एग्जाम से पहले अभिभावकों के मन में एक तरफ कोरोना का डर नजर आया, तो दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल भी। कैसा रहा बच्चों और अभिभावकों का आज का अनुभव, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार सुबह पूर्वी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में इंजीनियरिंग की जेईई मेंस परीक्षा के लिए स्कूल में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। हाथों पर सैनिटाइजर लगवाया गया और छात्रों का अपना मास्क हटवाकर एग्जाम सेंटर पर अलग से दिया गया। परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले देह से दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। ये बात और है कि अभिभावकों के मन में एक तरफ जहां कोरोना को लेकर डर था, वहीं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी। ये होना चाहिए था एग्जाम। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम कैंसिल करना चाहिए था, क्योंकि मैंने बच्चे की भी पूछा था तो वो भी ये कह रहे थे पापा एग्जाम होना चाहिए। दोपहर को जब छात्र बाहर निकले तब भी परीक्षा केंद्र से उनको धीरे धीरे करके निकाला गया ताकि भीड़ ना हो। छात्रों ने इंतजाम की तारीफ की और बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरा ध्यान रखा गया और एक कमरे में 50% बेंच पर ही बच्चों को बैठाया गया था। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा सर। अंदर इंतजाम कैसे थे?
सर एसओपी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करी गई थी। इंतजाम तो बहुत अच्छे थे, मतलब सेफ्टी के साथ, डिस्टेंस के साथ हर चीज़ किया गया है। अच्छा, और बाकी कंप्यूटर बेस हुआ है सारे टेस्ट वगैरह। कोरोना का तो कुछ था सर, मैथ्स का था थोड़ा। अच्छा, और इंतजाम वगैरह? जी एकदम सही था। सीटिंग अरेंजमेंट भी पहले से डिफरेंट था, ऑल्टरनेटिवली बैठे हुए थे सारे बच्चे, मतलब एक सीट छोड़कर। कोरोना काल में पहला बड़ा पेपर ये हुआ और इसमें जो छात्र हैं वो पूरी तरह संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और इससे ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब आगे जो पेपर होंगे वो जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। ये भरोसा, ये उम्मीद जो है वो छात्रों में और पेरेंट्स में, दोनों में जगती हुई दिखाई दे रही है। यही सब मुंबई में भी देखने को मिला। छात्र परीक्षा के लिए पहुंचे थे पर कोरोना का डर भी उन्हें सता रहा था। कई लोगों को तो परीक्षा देने के लिए करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करना था, लिहाजा सुबह 3 बजे घर से निकलना पड़ा। मैं पालघर रहता हूँ, पालघर से सुबह 3 बजे चला हूँ सर। वो 3 बजे चल के मैं आज इधर यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी टाइम पर। बच्चे तो बहुत डरे हुए हैं, हम लोग भी बहुत अभी, पर मजबूरी हमारी, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं उरन से आया हूँ, मैं 3:30 बजे से निकला हूँ और रास्ते में एक्चुअली क्या है, अभी रास्ते भी खराब हुए, खड्डे बड़े, उसकी वजह ट्रैफिक भी है थोड़ा नॉर्मल। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच हो रही है। कई छात्र इस परीक्षा को टालने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन हुआ नहीं तो अब सारी सुरक्षा का ख्याल रखकर परीक्षा देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बीते शुक्रवार को एनडीटीवी ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुंबई के आरे इलाके के जो आदिवासी छात्र हैं वो मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद एनडीटीवी के दर्शक और अभिनेता सोनू सूद इन बच्चों की मदद के लिए आगे आए और आरे के 5 गांव के बच्चों को स्मार्टफोन बांटे गए। मुंबई के बीचों बीच बसे आरे में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। एनडीटीवी के इस खबर को देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद सहित एनडीटीवी के कई दर्शकों ने मदद का हाथ बढ़ाया। लिहाजा 4 दिन के भीतर ही अब आरे के केवल मरोशी पाड़ा नहीं बल्कि कुल 5 गांव वालों को फोन मिल चुका है। जिसके पास मोबाइल था वो पढ़ सकते थे, पढ़ रहे थे और हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बहुत कोशिश, क्यों तो हम इतने पढ़े नहीं है, हमारे मतलब आदिवासी क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो दूसरे के जगह गए फ़ोन लेने के लिए तो वो बहुत ये कर रहे थे, दे नहीं रहे थे और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। यहाँ वहाँ वो ऐसे ही घूम के मतलब ये होते थे। अभिनेता सोनू सूद ने इस खबर को देखने के बाद मदद का ऐलान किया था और मंगलवार को आरे में उन्होंने 27 बच्चों को स्मार्टफोन पहुंचाने का काम किया। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों से बात भी की। अभी मन लगा के पढ़ाई करनी है आपको? अरे वाह सहेली, आपका फोन किधर है? अरे वेरी गुड। तो अभी क्लासेस शुरू करोगे आप इससे जल्दी? हाँ। वेरी गुड। अपा खूब मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है स्कूल में और मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करना है, ठीक है? पढ़ाई ना कर पाने वाले बच्चे अब मोबाइल पाकर खुश हैं। पहला दोस्त के घर में आके बोलते थे उनको जरा फोन दो, तो उन लोग गेम खेलते रहते थे, तो उन लोग भी जरा करते थे, हम लोग भी जरा उनका मोबाइल में से देखते थे। फिर उन लोग ऐसा, उन लोग की मम्मी को बोला जरा अर्जेंट का, मुझे पेपर रहता है ना, तभी मैं बोला जल्दी दो ना जरा फोन, तो बोलते अभी मेरे बच्चे का पहला फोन दे फिर तेरे बच्चे का। आरे के कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पहली बार स्मार्टफोन मिला है, लिहाजा आरे बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग अब इन बच्चों को फोन पर जूम कॉल और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये सिखा रहे हैं। सब क्लास अभी न्यू नॉर्मल हो गया है, तो अभी क्लास हम स्कूल कॉलेज में बैठ के नहीं फ़ोन में हम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बच्चों को काफ़ी तकलीफ होगी अभी इस टाइम पे। सो अभी जूम ऐप कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे ज्वाइन करना है, फिर उसको लॉगिन कैसे करना है, साइन अप साइन इन सब बताऊंगी उनको। आने वाले दिनों में इस इलाके में और भी कुछ स्मार्टफोन आने वाले हैं। आरे में जरूर कुछ बच्चों को स्मार्टफोन मिल गया हो, पर अब भी कई ऐसे शहर और गांव के छात्र हैं जो केवल इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की इस खबर के बाद जरूर सोनू सूद और कई एनडीटीवी के दर्शकों ने लोगों की मदद की है, लेकिन अब भी सवाल यही बरकरार है कि इस सब के बीच में प्रशासन कहाँ है, क्योंकि ये सारे काम प्रशासन के हैं लेकिन वो फिलहाल केवल नियम बनाने में व्यस्त हैं। ज़मीनी स्तर पर हालात कैसे हैं शायद इसकी उनको कोई खबर नहीं है।
मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 37 लाख पहुंच चुका है और इनमें से 21% मामले महाराष्ट्र से हैं। शुरुआत से ही कोरोना ग्राफ में ये राज्य सबसे ऊपर रहा है और सबसे चिंता वाली बात यह है कि नए नए हॉटस्पॉट्स यहां पर बनते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको उन 5 जिलों की खबर दिखाएंगे जहां महज 31 दिनों में 500% मामले बढ़े हैं। बाढ़ से बदहाल महाराष्ट्र कोरोना ग्राफ में 7,80,000 से ज्यादा मामलों के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है, यानी देश के करीब 21% मामले यहीं से हैं। राज्य में मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे शहर तो कोरोना हॉटस्पॉट रहे ही, लेकिन महाराष्ट्र के 5 जिले चिंता बढ़ा रहे हैं, जहां संक्रमण के मामलों में करीब 500% की तेजी दिख रही है। बीड जिले में पिछले 31 दिनों में मामले 757 से 4,716 हुए, यानी 600% की बढ़ोतरी। उस्मानाबाद में 1 अगस्त को दिखे 971 मामले 6 गुना बढ़कर 31 अगस्त तक 5,780 तक पहुंच चुके हैं। नागपुर में 1 महीने में मामले 4,835 से 27,241 हो चुके हैं, यानी करीब 500% का इजाफा। तो वहीं सांगली और कोल्हापुर में भी करीब 450 से 500% तक संक्रमण में तेजी आई है। इन सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों की जो तादाद है बहुत ही कम है। पहले से ही सरकार ने इन ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वहाँ जो रूरल हॉस्पिटल है वो अभी उन पर काम चलाया जा रहा है। वहाँ पर रूरल हॉस्पिटल के बाद जब भर जाते हैं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है और जो भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ की 80% जो बेड्स है वो उन्होंने सरकार ने ताबे में ली है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन एरिया में, इन जिलों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, टेस्टिंग की कमी है। मेडिसिन जो है, जो इफेक्टिव मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर या टॉसिलिजुमैब, इनकी कमी है। बीड जिले में 124 मौतें हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अनलॉकिंग को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। बीड डिस्ट्रिक्ट में आज अराउंड 4,500 केसेस है, उसमें से मोर देन 80% केसेस से जुलाई और अगस्त में आए हैं। रीज़न उसमें है कि अनलॉक और मूवमेंट बढ़ गया, और दूसरा कि हमने सुपर स्प्रेडर जो है मेजर सिटी में मोर देन 37 एंटीजन टेस्ट किए, उसमें से मोर देन 1,000 केसेस आए। उनके ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल बीड और मेडिकल कॉलेज आमगढ़ जो है यहाँ कोविड केयर है, और हर एक ब्लॉक में हमारा कोविड केयर सेंटर है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे डॉक्टर्स मानते हैं कि लोगों में डर के साथ साथ हॉस्पिटल, टेस्टिंग, जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसे 5 मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से छोटे जिले कोविड की बड़ी मार झेल रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मामूली सी बात पर हुआ दिल्ली में डबल मर्डर। पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब खबर दिल्ली के रघुवीर नगर से, जहां 2 दोस्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। दरअसल 3 दोस्त जो कि रेहड़ी लगाते थे, वो साथ में किराए पर रहते थे। उनमें से जो एक दोस्त है वो 4 महीने के लिए गांव गया था, लेकिन जब लौट कर आया तो किराए पर विवाद हुआ, जिसके बाद ये हत्या हुई। साकिर पर अपने ही 2 दोस्तों 45 साल के आजम और 46 साल के आमिर हसन की हत्या का आरोप है। हत्याएं कमरे के किराए जैसी छोटी सी बात को लेकर हुई। हत्या के बाद साकिर अमरोहा में अपने गांव भाग गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह उसे अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया। लोकल पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो देखा कि 2 जगह आजम खान जो 40-45 एज की में बीच में है और आमिर हुसैन जिसकी उम्र 55 साल थी, दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वहाँ पे। जब इस पर आगे तफ्तीश करी तो पता चला कि एक शाकिर नाम का इनका साथी था जो इनों के साथ ही रहता था, वो मिसिंग है। और इनिशियली हमें उसी पे शक हुआ। हमने इमीडिएटली टीम्स बनाई और ये सब अमरोहा के रहने वाले हैं, तो जगह जगह पे टीम्स भेजी, इंक्लूडिंग अमरोहा, उत्तर प्रदेश। लेट रात को हम सक्सेसफुल रहे। दिल्ली के रघुवीर नगर में साकिर अपने दोस्तों आजम और आमिर के साथ एक किराए के कमरे में 1994 से रह रहा था। तीनों लहसुन की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन में
साकिर 4 महीने पहले अपने गांव चला गया। जब लौटा तो आजम और आमिर उससे 4 महीने का किराया मांगने लगे। इसी बात को लेकर तीनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर बीती रात सोते समय साकिर ने अपने दोनों दोस्तों की चाकू और चापर से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद साकिर हथियार छिपाकर अपने गांव भाग गया। वहां से वो पैसे लेकर कहीं और जाने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोग गरीबी और बेरोजगारी से इस कदर हताश हो रहे हैं कि या तो अपनी जान ले रहे हैं या अपराध में शामिल होकर दूसरों की जान ले रहे हैं, और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं एक लड़की की बहादुरी की खबर। जालंधर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की का फोन लुटेरे जैसे ही फरार हुए तो लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया और मोटरसाइकिल पर लुटेरों ने लड़की को घसीटा। उसके बाद दांत मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, मगर लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए बुरी तरह घायल होने के पश्चात भी एक लुटेरे को दबोच लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। घटना का वीडियो आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। घायल लड़की को निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लोधी रोड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके पहले सुबह अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास पर रखा गया। वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत तमाम गणमान्य लोगों ने अपने चहेते राजनेता के अंतिम दर्शन किए। फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।